गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आज एक बार फिर से आप लोगों के लिए मैं उत्तर प्रदेश पुलिस का एक और प्रैक्टिस लेकर के आया हुआ हूं सामान्य हिंदी के, जिसमें आपके 37 प्रश्न दिए गए हैं। तो देखा जाए पहला प्रश्न कौन सा है। क्रिया विशेषण का अन्य नाम क्या है। पहला प्रश्न दिया गया है, उसके 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है क्रिया, दूसरा ऑप्शन है क्रिया विशेषण, तीसरा ऑप्शन है विकारी विशेषण, चौथा ऑप्शन है अविकारी विशेषण। इसका सही उत्तर क्या होगा। क्रिया विशेषण का अन्य नाम क्या है। सही उत्तर है विकारी विशेषण। विकारी विशेषण। कैसे विकारी विशेषण सही है, तो मैं इसके बारे में थोड़ा यहाँ पे विस्तार से बताना चाहूंगा। जैसे पहला प्रश्न ये जो दिया गया है, क्रिया विशेषण भेद किसका है। तो जब हम लोग अव्यय को पढ़ते हैं तो अव्यय के 4 भेद होते हैं। अव्यय के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं। 4 भेद होते हैं। अव्यय के जो 4 भेद हैं उसमें पहला भेद होता है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा होता है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। तीसरा होता है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। ये 4 भेद होते हैं। और ये जो अव्यय लिखा है इसको अविकारी शब्द भी बोला जाता है। इसे अविकारी शब्द भी कहते हैं। अव्यय कह लो या अविकारी शब्द कहो, एक ही बात है। तो अव्यय के कितने भेद हैं। 4 भेद हैं। या अविकारी के कितने भेद हैं। 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। अब जो 4 भेद दिए गए हैं इसमें देखिए आप, क्रिया विशेषण का अन्य नाम पूछ रहा है। ये जो क्रिया विशेषण है इसका अन्य नाम क्या है। तो क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये अव्यय के भेद हैं। तो इसमें अगर हम देखें ये अव्यय के भेद हैं, तो ये रूप और प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। एक शब्द आपका होता है विकारी शब्द और एक होता है अविकारी शब्द। कौन सा। अविकारी शब्द। इसको एक कौन सा होता है अविकारी शब्द। इसको पहले पूरा लिख लिया जाए, आप लोग समझ जाए, फिर उत्तर बता रहे हैं कौन सा इसका उत्तर सही है। एक विकारी शब्द होता है, दूसरा कौन सा होता है अविकारी होता है। तो अविकारी के बारे में मैंने आपको बता दिया। अविकारी के विषय में बताया कि अव्यय के 4 भेद होते हैं या अविकारी के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ये जो विकारी और अविकारी है इसमें अंतर क्या है। विकारी की परिभाषा है कि वे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर जिन शब्दों में परिवर्तन हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। और वे शब्द जो जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। तो शब्दों के रूप में जब प्रश्न दिया जाएगा तो सभी लोग ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों शब्द कैसे हैं। विकारी हैं। कैसे शब्द हैं। विकारी हैं। और यहां देखेंगे अविकारी में क्या होता है कि जितने अव्यय होते हैं, ठीक है, वो सभी क्या होते हैं अविकारी कहलाते हैं। तो प्रश्न क्या आपका दिया गया है कि क्रिया विशेषण का अन्य नाम क्या है। ये देखिए क्रिया विशेषण, यहां भी ऑप्शन दिया गया है और ये भी क्रिया विशेषण का ऑप्शन दिया गया है, तो ये सेम नहीं होगा। तो क्रिया विशेषण देखिए किसका भेद है, किस में आ रहे हैं, अव्यय में आ रहे हैं, अविकारी में आ रहे हैं। तो अविकारी वाला क्या होगा, अव्यय होगा। क्या होगा, अव्यय होगा। तो फिर क्रिया विशेषण किसका भेद है, क्रिया भी गलत है, क्रिया विशेषण गलत है, विकारी गलत है। अविकारी, अविकारी अव्यय एक बात है, अविकारी का ही देखिए भेद क्या है,
क्रिया विशेषण है, तो उत्तर कौन सा होगा, चौथा सही हो जाएगा। ठीक है भैया, बाकी ऑप्शन गलत नहीं। तो हमने कहा था विस्तार से इसको देख लिया जाए, जो भी उत्तर होगा अभी सही आपके सामने उत्तर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रखेंगे कि रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के, एक विकारी एक अविकारी, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, ये चारों शब्द विकारी होते हैं और अव्यय को ही अविकारी बोला जाता है। तो अव्यय के चार भेद थे, जिसमें क्रिया विशेषण आता है, तो क्रिया विशेषण का अन्य नाम क्या है, अविकारी विशेषण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, उड़ान शब्द कैसा है, उड़ान शब्द कैसा है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। तो देखिए, एक आपका प्रश्न संज्ञा पार्ट मैंने पढ़ाया हुआ है, वीडियो आप लोग देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि भाववाचक जो संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण, संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होता है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से होता है, 5 प्रकार से होता है। इसमें जो 5 प्रकार हैं वो कौन कौन से थे, एक हमने बताया था जातिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, सर्वनाम से होता है, दूसरा कौन सा, सर्वनाम से होता है, तीसरा कौन सा, विशेषण से होता है, विशेषण से होता है, अगला कौन सा, क्रिया से होता है, क्रिया से, और पांचवा है अव्यय से, अगला कौन सा है, अव्यय से। तो भाववाचक संज्ञा का जो निर्माण होगा वो कितने रूपों में होता है, 5 रूपों में होता है। और ये 5 रूप कौन कौन से हैं आपके सामने लिखे गए हैं, जातवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से। जैसे जातिवाचक संज्ञा में मैंने एक प्रश्न दिया, मानव, मानव जातिवाचक संज्ञा है, इसका भाववाचक रूप क्या होगा, तो इनके साथ में हमने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तो कहा था कुछ प्रत्यय जोड़े जाते हैं, जब उनमें प्रत्यय जोड़ेंगे तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो जाता है। तो मानव में अगर ता प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो मानवता बन जाएगा। तो मानवता कैसी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, और मानव जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो जाएगा। अब सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होगा, सर्वनाम में जैसे मैंने एक प्रश्न दिया अपना, और उसमें पन जोड़ दो, अपनापन, या त्वा जोड़ दो तो अपनत्व, दोनों बन रहे हैं। तो ये दोनों शब्द कैसे होंगे, भाववाचक संज्ञा में प्रयोग हो जाएंगे, तो सर्वनाम से भी बन जाएंगे। विशेषण में क्या होगा, जैसे सुंदर, विशेषण शब्द है, भाववाचक संज्ञा बनाना है, ता प्रत्यय जोड़ दो, सुंदरता, ठीक है। और सुंदरता अगर ऑप्शन है तो सौंदर्य भी भाववाचक में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अगला क्या है, क्रिया। अब जैसे क्रिया मैंने खेलना लिख दिया, खेलना क्रिया है, और इसमें भाववाचक शब्द क्या बनेगा, खेल बन जाएगा, क्या बनेगा, खेल बन जाएगा। जैसे कमाना, कमाना क्या है, क्रिया है, अब भाववाचक बनाना है, क्या बनेगा, कमाई बन जाएगा, क्या बनेगा, कमाई बन जाएगा। जैसे जीतना है, जीतना क्रिया है, और इसका भाववाचक बनाना है तो क्या बनेगा, जीत बन जाएगा। ऐसे जैसे आपका ये यहाँ पे देखिए प्रश्न जो दिया है उड़ान, क्या दिया है, उड़ान, उड़ान शब्द कैसा है। तो हम एक काम करते हैं, जब क्रिया से निर्माण कर रहे हैं तो यहाँ पर उड़ना लिखेंगे, क्रिया क्या लिखेंगे, उड़ना लिखेंगे, लिख लिया उड़ना, तो भाववाचक क्या बनेगा, उड़ान बनेगा, क्या बनेगा, उड़ान। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा शब्द बनकर तैयार हुआ, उड़ान शब्द बना, ये आपकी क्रिया है, क्या है, क्रिया है, और ये आपका भाववाचक संज्ञा शब्द है, भाववाचक संज्ञा शब्द है। तो भाववाचक संज्ञा में आप देखिए शब्द ही पूरा पूरा बना बनाया पूछा गया, उड़ान शब्द कैसा है, तो उड़ान शब्द भाववाचक संज्ञा है, क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो इसका सही उत्तर संज्ञा के साथ जाएगा, पहला ऑप्शन सही है। सर्वनाम, विशेषण, क्रिया गलत उत्तर है, क्योंकि क्रिया से तो निर्माण ही हो, क्रिया क्या है, उड़ना है। देखिए ध्यान से, क्रिया क्या दिया, उड़ना क्रिया होती है, इसलिए क्रिया नहीं होगा, विशेषण भी नहीं होगा, सर्वनाम भी नहीं है, संज्ञा उत्तर बिल्कुल सही है। और जैसे अव्यय से है,
इसका भाववाचक कैसे बनेगा? जैसे ऊपर लिख दिया जाए तो ऊपरी भाववाचक बन जाएगा, सतह है सतही भाववाचक बन जाएगा। इस तरीके से हम भाववाचक का निर्माण करेंगे। तो उड़ना पूछा गया कैसा शब्द है, तो उड़ान पूछा गया कैसा शब्द है, तो उड़ान आप देखेंगे कौन सा शब्द है, भाववाचक संज्ञा है, और उड़ना पूछा जाए तो क्रिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। घनानंद किस काल के कवि माने जाते हैं? ये काल से संबंधित और भी मैंने एक दो प्रश्न कराए हुए हैं। तो हमने एक ट्रिक बताई थी, आदिकाल के सभी कवियों के नाम, भक्ति काल के सभी कवियों के नाम, रीतिकाल के सभी कवियों के नाम। तो ये एक एक नहीं याद करना है आप लोगों को कि कबीर किस काल के कवि है, तुलसीदास जी किस काल के कवि हैं। मैंने ट्रिक बताई थी, एक बार मैं पुनः एक और लिख देता हूं, देख लीजिए दोबारा उस ट्रिक को। पहले नंबर पे हम बात करेंगे आदिकाल में कौन कौन से कवि आते हैं। पहले नंबर में आदिकाल की बात कर रहे हैं, कौन कौन से कवि आते हैं। तो देखें, आदिकाल की ट्रिक बताई थी मैंने कि अमीर चंद्र की विद्या नाले में जा गिरी। ये एक मैंने लाइन लिखी थी, कहा था याद कर लेना। इसमें जो प्रमुख कवि हैं आदिकाल के वो सभी बाहर यहां से आ जाएंगे। कैसे? अब जैसे आप देख रहे हैं, पहला जो प्रश्न आया है अमीर चंद्र, तो अमीर से हो गए अमीर खुसरो। कौन हो गए? अमीर खुसरो। ठीक है। चंद्र से हो गए चंद बरदाई। कौन हो गए? चंद बरदाई। अगला है विद्या से हो गए विद्यापति। कौन हो गए? विद्यापति। ठीक है। और नाले से हो गए नरपति नाल। कौन हो गए? नरपति नाल। और जागिरी से हो गए जगनिक। कौन हो गए? जगनिक। तो अमीर खुसरो, चंद बरदाई, विद्यापति, नरपति नाल और जगनिक। आप देखेंगे घनानंद की बात हुई तो इसमें घनानंद जी नहीं आए, इसलिए आदिकाल उत्तर जो है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आदिकाल उत्तर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसलिए आदिकाल गलत है। अब हम बात करेंगे भक्ति काल। ठीक है, इसकी बात करेंगे भक्ति काल। भक्ति काल में देखो एक ट्रिक मैंने बताई थी, भक्ति काल के कवियों को कैसे याद करेंगे। तुलसी और मीरा, रहीम दास की कब्र में सूरज मुखी का रस जलाती है। ठीक है, तुलसी और मीरा रहीम दास की कब्र में सूरजमुखी का रस जलाती हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें कौन कौन से कवि आए हैं, ये सभी जो मैंने एक लाइन लिखी है अभक्ति काल के कवियों के नाम हैं। तो देखो तुलसी से हो गया तुलसीदास जी, यहां से पहला नाम मिल गया। मीरा से हो गई मीरा। ठीक है। रहीम दास से हो गए रहीम जी। ठीक है। कब्र से हो गए कबीर। कौन हो गए? कबीर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है कि कबीर दास किस काल के कवि हैं? उत्तर क्या होगा? भक्ति काल। ठीक है। सूरज से हो गया सूरदास, और रस से हो गया रस खान, और जलाती से हो गया जायसी। जलाती से कौन होंगे? जायसी होंगे। ठीक है। बाकी सभी नाम लिखे हुए हैं, आप आराम से देख सकते हैं, इसलिए मैंने पूरा पूरा नाम नहीं लिखा, सभी नाम लिखे हुए हैं। तुलसीदास जी, मीरा, रहीम जी, कबीर जी, कब्र से कबीर मैंने लिख दिया इसीलिए, और सूर से सूरदास जी हो गए, रस से रसखान हो गए, जलाती से जायसी हो गए। तो यहाँ पे देखिए घनानंद जी का नाम नहीं आया, जितने मैंने नाम बताए। तो तीसरा जो है, इसलिए भक्ति काल भी गलत उत्तर होगा। अब तीसरा जो रीति काल है, इसमें मैंने कौन सी एक ट्रिक बताई थी, कौन सा नाम बताया था? देखिए उसको लिख रहे हैं। भिखारी दास की सेना ने बिहारी दास
बिहारी दास की सेना को भूखा मारकर आनंद लिया। ये एक ट्रिक बना दी मैंने। भिखारी दास की सेना ने बिहारी दास की सेना को भूखा मारकर आनंद लिया। अब इससे सभी कवि आपके सामने आ जाएंगे, आपको रटना नहीं है, एक एक पढ़ना नहीं है, बस एक ये 3 लाइनें याद रखोगे, एक प्रश्न 1 नंबर आपको यहां से जरूर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि कवियों में कोई ना कोई कवि पूछ लिया जाता है कि ये कवि किस काल से संबंधित है, तो आप ऐसे याद रखेंगे। भिखारी दास की सेना ने बिहारी दास की सेना को भूखा मारकर आनंद लिया। तो अब देखिए यहां से, यहां तो भिखारी लिखा हुआ है, भिखारी दास, यहां से सेना, सेना से क्या बना, सेनापति, ठीक है। बिहारी जी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिहारी किस काल के कवि हैं, उत्तर होगा रीतिकाल। अगला देखिए, फिर सेना, सेना से तो बता दिया सेनापति होंगे। भूखा से नाम बनेगा भूषण, कौन नाम बनेगा, कवि भूषण नाम बनेगा। मारकर से नाम बनेगा पद्माकर, क्या नाम बनेगा, पद्माकर। और आनंद से नाम बनेगा घनानंद, क्या बनेगा, घनानंद, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहां पे घनानंद नाम आ गया, ये किस में आया है, रीतिकाल में आया, और घनानंद के विषय में ही प्रश्न किया गया है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, हमारा उत्तर हो जाएगा रीतिकाल, ठीक है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आधुनिक काल भी गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखा जाए प्रश्न कौन सा है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है, अवधी है, ब्रजभाषा है, कौरवी है, देवनागरी लिपि है। इसका सही उत्तर है कौरवी। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है, कौरवी है। कौरवी क्यों है, क्योंकि एक मैंने प्रश्न आपको बताया था, यहां से 2-3 प्रश्न बन जाते हैं। एक प्रश्न आता है अपभ्रंश से, कि सौर सैनी अपभ्रंश से विकास होता है पश्चिमी हिंदी का, पश्चिमी हिंदी का। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे सभी लोग, कि पश्चिमी हिंदी का विकास किससे होता है, सौरसेनी अपभ्रंश से होता है। और इस पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं, तो इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। एक ट्रिक थी कब कब है, एक ट्रिक मैंने बताई थी कब कब है, एक ये ट्रिक बताई थी। तो यहां से आप आसानी से याद कर सकते हो कौन कौन सी बोलियां है। जैसे के से है खड़ी बोली, कौन सी, खड़ी बोली। आगे देखिए खड़ी बोली है। और दूसरा बी से है ब्रज भाषा, कौन सी, ब्रज भाषा। आगे देखिए के से है कन्नौजी, कौन सी बोली है, कन्नौजी। अगली बोली देखते हैं, बी से है बुंदेली, कौन सी, बुंदेली। अगली बोली देखते हैं, एच से है हरियाणवी, हरियाणवी, कौन सी है, हरियाणवी, ठीक है। अब जो आपका प्रश्न दिया गया है उसमें आप देखेंगे लिखा है कौरवी, ऑप्शन जो सही है। तो जो खड़ी बोली है इसी का उपनाम है कौरवी, क्या नाम है, कौरवी, कौरवी, कौरवी। तो इसलिए वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है, अगर कौरवी यहां पे ऑप्शन नहीं होता तो खड़ी बोली भी सही हो जाता, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये सब लिख दिया, अगर कौरवी ऑप्शन ना दिया जाए तो एक दूसरा भी ऑप्शन सही है जिसका नाम है खड़ी बोली, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना आप लोग कि इसका उत्तर 2 में जाएगा, कौरवी कहो या खड़ी बोली कहो, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। तो दोबारा एक बार देखते हैं, पश्चिमी हिंदी का विकास किससे होता है, सौरसेनी अपभ्रंश से होता है। और इसके अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं, कब कब है, ऐसे याद रखेंगे, पांचों बोलियां जो है पश्चिमी हिंदी से जुड़ी हुई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखा जाए कौन सा दिया गया है। अगला प्रश्न है, तुम्हारा कोट मिल गया है किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है, तुम्हारा कोट मिल गया है किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, इनमें से कोई नहीं। सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा होती है
कि वह सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता बताते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे जैसे कोट एक शब्द दिया गया है, कौन सा, कोट, और इस कोट के पहले ही सर्वनाम आ रहा है तुम्हारा, ठीक है, और तुम्हारा, और नियम क्या कहता है, किसी भी संज्ञा के पहले, ये कोट संज्ञा शब्द है, अगर किसी भी संज्ञा के पहले कोई सर्वनाम आता है तो वहां सार्वनामिक विशेषण होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए सभी लोग, फर्स्ट ऑप्शन सही है, सार्वनामिक विशेषण। आगे बढ़ते हैं, अविकारी शब्द का चयन कीजिए, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, अव्यय। इसमें पूछा गया कौन, जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उसमें अविकारी शब्द कौन सा है, संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है, अव्यय है। अभी मैंने एक आपको प्रश्न बताया था, जो पहला प्रश्न शायद सॉल्व किया था, पीछे हम आते हैं, वहां पे इसका उत्तर मैंने बता दिया था, क्योंकि ये 2-3 प्रश्न यहां से बनते हैं। पहला प्रश्न जो था ये देखिए, क्रिया विशेषण का अन्य नाम क्या है, तो अविकारी विशेषण। क्रिया विशेषण किसमें आएगा, अविकारी विशेषण में मैंने बताया था। और जो अविकारी विशेषण होते हैं क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। प्रश्न सामने लिखा है, ध्यान से देख लीजिए, जो क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण अव्यय और अविकारी में आते हैं, और जो अविकारी है वो सभी क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया कैसे होते हैं, सभी विकारी होते हैं। ठीक है, समझ गए सभी लोग। एक बार पुनः मैं बता रहा हूं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया कैसे शब्द है, विकारी, और जो अव्यय है वो कैसे हुए, अविकारी। वहीं पे एक मैं प्रश्न अभी और बता रहा हूं कि यह जो मैंने लिखा है इसका प्रश्न किस तरीके से बनेगा, वो इसका उत्तर मैं उधर बता रहा हूं। जो ये प्रश्न दिया गया है 5 नंबर हो गया, 6 नंबर में प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा, चलिए इसका पहले उत्तर बता दिया जाए, अविकारी शब्द का चयन कीजिए, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, अव्यय। उत्तर क्या होगा, अव्यय। अब जैसे यहाँ पे कौन सा विकारी है कौन सा नहीं है इसी तरीके से दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अभी एक ऑप्शन अव्यय का दे दिया गया, या और ऑप्शन बना दिए गए इसके अलावा कौन सा विकारी है, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में से फिर एक आपको मिलेगा। कहने का मतलब यही था कि एक ऑप्शन फिर उधर मिलेगा, और इसमें पूछ रहा है अविकारी शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे अव्यय हो जाएगा। और कौन सा विकारी शब्द नहीं है, कौन सा विकारी शब्द नहीं है, अगर इस तरीके से प्रश्न आता तो भी हमारा उत्तर सही हो जाता। ठीक है, देख लीजिए, जो मैं बता रहा था प्रश्न लिख दूंगा, कौन सा विकारी शब्द नहीं है, विकारी शब्द नहीं है। देखिए यही ऑप्शन सेम लिख रहा हूं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय, अव्यय। ठीक है, ये आपके 4 ऑप्शन मैंने बना दिए। ये प्रश्न है विकारी शब्द नहीं है। अब देखेंगे आप लोग कौन सा विकारी शब्द नहीं है। तो अभी मैं पीछे बता के आया हूं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 शब्द जो हैं ये आपके विकारी में माने जाते हैं। ठीक है, और अव्यय जो है ये अविकारी माना जाता है। तो विकारी शब्द नहीं है तो अव्यय नहीं है। तो ये 2 प्रकार से प्रश्न बन गए आपके। ठीक है, समझ गए होंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। कागज काला करना मुहावरे का अर्थ क्या है, कागज को पोतना, कागज पर लिखना, बेकार बात करना, नोट छापना। कागज काला करना, व्यर्थ बात करना, कागज काला करना अर्थ होगा व्यर्थ बात करना, तो इसलिए बेकार बात करना, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, इसका जो उत्तर है तीसरा ऑप्शन सही है। कागज को पोतना गलत है, कागज पर लिखना गलत है, नोट छापना गलत है, तो बेकार बात करना या व्यर्थ की बात करना एक ही बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सप्तर्थ का संधि विच्छेद क्या है, सप्तर्थ का संधि विच्छेद क्या है, ये भी 2 ही प्रश्न पूछे जाते हैं यहां से कि सप्तर्थ में कौन सी संधि है और इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो मैं दोनों प्रश्न बता रहा हूं आपको। जैसे पहला प्रश्न यहाँ पे है, एक मैं उदाहरण दूंगा सभी लोगों को, गुण संधि का। उदाहरण देने से पहले एक नियम बता रहा हूं। यहाँ 3 नियम है गुण संधि में। छोटा बड़ा के बाद में छोटी बड़ी आता है, छोटा बड़ा के बाद में छोटा ऊ
बड़ा ऊ आता है और छोटा बड़ा के बाद में री आता है। ये आपके 3 प्रश्न, 3 नियम हैं, यहां से 3 प्रश्न बनेंगे। कैसे बनेंगे प्रश्न इसको मैं बता रहा हूं, सभी लोग देखिएगा ध्यान से। जैसे पहला छोटा छोटी दिया है, इसको अगर हम मिलाते हैं यहाँ पे तो हमारा एक स्वर बनता है ए से एड़ी का मतलब एक मात्रा होती है, ठीक है। यहाँ अगर किसी ऐसे स्वर को मिला रहे हो तो आपका स्वर बनेगा ओ, ठीक है। ओ की मतलब एक मात्रा होती है। और यहाँ पे अगर री में मिलाएंगे आप छोटा बड़ा को ऐसे, तो यहाँ अर बनेगा। क्या बनेगा? अर। ये 3 नियम है गुण संधि में, ठीक है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि इसमें कौन सा नियम लगा है जो हमारा प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या लिखा हुआ है? सप्तर्षि। तो मैं ऊपर लिख देता हूं, प्रश्न है सप्तर्षि, ठीक है। अब देखिए, अगर इसको हम स्वर के रूप में पहले निकालें, देखिए अर वाला नियम लगेगा। ता में स्वर क्या है? अ, और रा लगा तो सा के ऊपर है, लेकिन जब पढ़ेंगे तो ता के बाद ही आता है रा। सब तर ता के बाद रा आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम रा को लिख लेंगे। क्या बना? अर। अर वाला नियम लगेगा, तो जिसमें ता में आ लगा तो इसी में ता में या तो छोटा लाएंगे या बड़ा लाएंगे। तो छोटा लाते हैं क्योंकि संधि में जो शब्द बनता है वो सार्थक बनता है। कैसा बनता है? सार्थक। तो यहां से बना सप्त, ता में स्वर देखो क्या मिला? छोटा आ ले लिया। अब छोटा के बाद चाहे री लाओ, दोनों में री है तो री ही लिखा जाएगा। तो इधर री लिखा और इधर सा लिखा, तो सप्त प्लस ऋषि क्या बन गया? सप्तर्षि। तो देखते हैं पहला ऑप्शन क्या दिया है, सप्त प्लस ऋषि। यही पहला ऑप्शन सही है, सप्त प्लस ऋषि। सप्त प्लस अर्षि गलत है, सत्ता प्लस ऋषि गलत है, ठीक है। तो सप्त प्लस ऋषि जो है आपका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। परीक्षा का विशेषण शब्द क्या है? विशेषण भी 2 से 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। विशेषण वो शब्द होता है जिसमें एक प्रत्यय जुड़ा हो, वही विशेषण माना जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द आते हैं जो भाववाचक संज्ञा होते हैं, उनको विशेषण नहीं माना जाएगा। जैसे मानवता लिखा है तो मानवता भाववाचक संज्ञा में प्रयोग किया जाएगा। अभी मैं पीछे एक प्रश्न आपको बताया था मानव, मानव में ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो मानवता बनेगा और ये भाववाचक संज्ञा का निर्माण करता है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। परीक्षा का विशेषण शब्द है परीक्षाएं, गलत उत्तर है, परीक्षाएं नहीं होगा, विशेषण हो। परीक्षित, इत प्रत्यय है लेकिन वर्तनी की दृष्टि से गलत लिखा है, परीक्षित होना चाहिए था, परीक्षित लिखा है इसलिए गलत है। परीक्षित ये उत्तर सही है। परीक्षा, परीक्षा तीर्थ ये भी गलत है। तो तीसरा ऑप्शन सही है, परीक्षित विशेषण रूप होगा, इसमें इत प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ा आ उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग से संबंधित मैंने बताया कि आप जब भी उपसर्ग को निकालोगे तो दूसरा वाला शब्द हमारा सही होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। इसमें से जैसे मान लो हमने आजन्म को लिख लिया, जो प्रश्न दिया गया, मैं आजन्म से कई उदाहरण आपको दे देता हूं। आजन्म है, ठीक है, आकंठ है, आमरण है, आजीवन है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे आकर्षक लिख दिया गया, आकर्षक है, और आपका आगमन लिख दिया गया, आगमन है। अब देखिए कैसे हमें निकालना होगा। क्या प्रश्न पूछा गया है कि आ उपसर्ग नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही हमने आ उपसर्ग को निकाला तो आपका एक शब्द बना गमन। क्या बना? गमन, ठीक है। आ उपसर्ग निकाला तो एक शब्द बना जन्म। क्या बना? जन्म, ठीक है। आ उपसर्ग निकाला तो एक शब्द बना कंठ। कंठ मतलब गला, ठीक है। आमरण में आ उपसर्ग निकाला, यहाँ शब्द बना मरण, मतलब मरना, मरण, ठीक है। आजीवन में आ उपसर्ग निकाला तो शब्द बना जीवन, ठीक है। और आकर्षक में आ निकाला बना कर्षक। कर्षक कहते हैं किसान को, या खींचने वाला भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये भी बन गया। तो यहाँ पे हमने देखा सब में आ उपसर्ग मिल रहा है, लेकिन इस आदरणीय में जब आप पढ़ोगे, कौन सा? आदरणीय। आदरणीय में जैसे ही आप आ उपसर्ग निकालोगे तो इधर शब्द बना दरणीय। क्या बना? दरणीय। ये सही नहीं है।
यहाँ पे गमन सही है, जन्म सही है, कंठ सही है, मरण सही है, जीवन सही, कर्षक सही, ये सभी सही हैं। आदरणीय में प्रत्यय पूछा जाए तो अनीय प्रत्यय होगा, ठीक है। तो इसलिए चौथा ऑप्शन जो है इसमें उपसर्ग नहीं है। बाकी आजन्म, आगमन, आकर्षक सभी सही हैं। नहीं है तो आदरणीय में नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महावट में प्रत्यय क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। महावट, तो पहले हमने कहा कि जब भी प्रत्यय आए, कई बार बताया, तो उसका मूल शब्द पहले लिखो। तो मूल शब्द बनेगा महा। क्या बनेगा? महा। और इस महा में अगर वट जोड़ दिया जाए तो शब्द क्या बनेगा? महावट। क्या बनेगा? महावट। तो इसमें पहला ऑप्शन वट है, आवट है, टा है, आ है, तो महावट में वट, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला में नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? ध्वनियां हैं, नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी होती हैं? जो अरबी फारसी के शब्द होते हैं, जैसे का, खा, गा, जा, फा। जा और फा को तो आगत शब्द भी बोला जाता है। प्रश्न अगर आ जाए कि आगत वर्ण कौन कौन से हैं, आगत वर्ण कौन कौन से हैं, तो आगत वर्ण आपके दो हैं, ठीक है। कौन कौन से दो वर्ण हैं? एक ज है, ये बिंदी जो लगती है इसे नुक्ता बोला जाता है फारसी भाषा में, नुक्ता। ज और फा ये आगत वर्ण बोले जाते हैं, ठीक है। अरबी फारसी के जो वर्ण होते हैं, जैसे नाम लिखना है तो क ऐसे नुक्ता लगेगा, ख, क, ख, गा, ठीक है, जा और फा, कई नाम होते हैं इनके। और नवीन विकसित पूछा जा रहा था, नवीन विकसित भी बोला जाता है, अरबी फारसी के शब्द भी बोला जाता है। अगर प्रश्न आ जाए निम्नलिखित में से कौन सा अरबी फारसी का शब्द है, कौन सा अरबी फारसी का शब्द है, तो का, खा, गा, ज, फ ऐसे दिया गया है। तो इसमें आप क्या करेंगे, अरबी फारसी हैं, नवीन विकसित भी हैं, आगत वर्ण भी हैं, तो खा गा, देखिए दो ऑप्शन दिए गए हैं, खा और गा, तो पहला ऑप्शन हमारा सही है, बाकी सभी गलत हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखा जाए कौन सा प्रश्न है। कौन सा वर्ण परस्पर सवर्ण है? सवर्ण क्या होता है? देखिए सवर्ण क्या होता है, वर्णमाला का प्रश्न है। वर्णमाला में एक आपका होता है सजातीय वर्ण, सजातीय वर्ण, एक होता है विजातीय वर्ण, विजातीय वर्ण, ठीक है। एक सजातीय वर्ण होता है और एक विजातीय वर्ण होता है। अब सजातीय वर्ण की परिभाषा है कि जब दो समान स्वर आपस में मिलकर एक नया स्वर का निर्माण करते हैं तो उसे सजातीय स्वर कहते हैं। और जब दो असमान स्वर आपस में मिलकर एक स्वर का निर्माण करते हैं तो उन्हें विजातीय स्वर कहते हैं। तो देखा जाए। और जो आपका प्रश्न आया है कि सवर्ण क्या होता है, तो ये सजातीय ही होता है। सवर्ण क्या होता है? सजातीय ही होता है। तो आप देखिएगा पहले समान वर्णों को मिलाया जाएगा। कैसा? समान वर्ण। अगर समान वर्ण मिलाएंगे तो सजाती है, और असमान वर्ण मिलाएंगे, असमान वर्ण मिलाएंगे तो विजाती है, ठीक है। अब देखा जाए कौन कौन से समान वर्ण है, कौन कौन से असमान है। छोटा के बाद अगर छोटा आ जाए, छोटी के बाद अगर छोटी आ जाए, और छोटा ऊ के बाद छोटा ऊ आ जाए, यहां पे हम देखेंगे जो भी मैंने स्वर लिखा है ये समान है। कैसे हैं? समान है। तो छोटा छोटा समान है, छोटी छोटी, छोटा ऊ सब समान वर्ण है। समान वर्ण है तो इनको कैसे लिखेंगे? छोटा छोटा क्या बनेगा? बड़ा। छोटी छोटी क्या बनेगा? बड़ी। छोटा छोटा ऊ क्या बनेगा? बड़ा ऊ। तो ये तीन जो स्वर हमें मिले हैं ये समान वर्ण है। कैसे हैं? समान है, और सजातीय वर्ण है, और सवर्ण है। बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ठीक है। और दूसरा जो आपका इधर दिया गया है असमान वर्ण, इसमें देखा जाए छोटा के बाद अगर छोटी ई आ जाए, छोटा के बाद अगर ऐसी ईड़ी आ जाए, छोटा के बाद अगर छोटा ऊ आ जाए, और छोटा के बाद अगर ओ आ जाए। अब यहाँ पे अगर हम मिलाएं, इन चारों को अगर मिलाते हैं तो आप देखेंगे
यहाँ पे ये सभी समान नहीं, कैसे हैं, असमान है। कैसे है, असमान दिए गए हैं भाई। यहाँ पे देखेंगे छोटा छोटा क्या बनता है, बड़ा। ये समान वर्ण हो गए, ये भी समान, ये भी समान। देखिए यहाँ पे आप देखें तो ये सभी असमान वर्ण है, समान नहीं है, ठीक है। तो छोटा आ के बाद जब ई आता है तो ए बनता है, आ के बाद जब ए आएगा तो ए बनता है, ठीक है। आ के बाद जब ओ आता है तो ओ बनता है, ठीक है। और आ के बाद जब ओ आएगा तो ओ बनता है। ये देखिए चार आपके ये स्वर बन गए। तो इन्हें संयुक्त स्वर भी बोला जाता है, ये भी ध्यान रखना। इनका नाम है संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर भी बोला जाता है। और असमान स्वर, असमान स्वर बोला जाता है। और विजातीय स्वर बोला जाता है, विजातीय स्वर बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरा प्रश्न आपको ये बता दिया। तो प्रश्न क्या है, कौन सा वर्ण परस्पर सवर्ण है, तो छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये देखिए आपको मिल रहे हैं, ये सवर्ण हो जाएगा, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। तो तीसरा सही हो जाएगा, ये सभी जो है गलत लिखे हुए हैं, देख सकते हैं आप, ये गलत है। तो छोटा ऊ के बाद छोटा ऊ आएगा तो बड़ा ऊ बन जाता है, तो सवर्ण है, तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं। समुद्र प्लस ऊर्मी का सही संधि विच्छेद होगा, तो समुद्र प्लस ऊर्मी का होगा समुद्रोर्मी। कौन सा समुद्रोर्मी होगा, अब देखिए समुद्रोर्मी में दो ऑप्शन दिए गए हैं। एक ऑप्शन है जिसमें दो दा पे दो मात्राएं लगी हुई हैं समुद्रोर्मी, ठीक है, और एक में एक मात्रा लगी हुई है। तो इसका सही उत्तर समुद्र दूसरा होगा, पहला गलत है और ये ऑप्शन दिया गया। तीसरा ये भी गलत है और चौथा गलत है। ये भी गुण संधि का उदाहरण है, अभी मैंने बताया था छोटा बड़ा के बाद में छोटा ऊ बड़ा ऊ अगर आता है तो अब छोटा के बाद में छोटा ऊ आए या बड़ा ऊ आए, बड़ा के बाद में बड़ा ऊ आए या छोटा ऊ आए, इनको मिलाओगे तो ओ बनेगा, क्या बनेगा, ओ बनेगा। अब समुद्रोर्मी का संधि विच्छेद, जैसे मैंने प्रश्न लिखा समुद्रोर्मी, देखिए दोर्मी, समुद्रोर्मी, ये प्रश्न लिख दिया। अब आप देखेंगे जो दा है, इस दा में स्वर ये ओ है, दा में स्वर देखिए क्या है, दा में स्वर क्या दिया है, दा में स्वर जो है क्या है, ओ दिया है, ठीक है। अब जब ओ यहां पहले से है दा में, तो ओ का निर्माण किससे होता है, छोटा बड़ा के बाद जब छोटा ओ बड़ा ओ आता है तो ओ बनता है। तो जिस व्यंजन वर्ण में स्वर ओ है उसी व्यंजन वर्ण में या तो छोटा लाएंगे या बड़ा, एक सार्थक शब्द बनाओ, संधि में सार्थक शब्द ही बनेगा। जैसे खाना वाना, तो खाना शब्द सही है, वाना अनर्थक है। पानी वानी, पानी सही है, वानी अनर्थक है, तो सार्थक शब्द रखा जाएगा। तो इस दा में हमने देखा ओ मिला, तो इसी दा में पहले छोटा का प्रयोग करेंगे, तो हमने यहाँ पे शब्द बनाया समुद्र, क्या बनाया, समुद्र प्लस, अब द्रा में द्रा आ ले लिया। अब छोटा के बाद चाहे छोटा ऊ लाओ चाहे बड़ा ऊ लाओ, तो हम छोटा ऊ लाएंगे तो बनेगा उर्मी, उर्मी गलत होता है, तो बड़ा ऊ का प्रयोग करेंगे, बड़ा ऊ का प्रयोग करेंगे तो बनेगा उर्मी। तो समुद्र प्लस उर्मी ये गुण संधि का उदाहरण है। तो अब प्लस के बाद क्या आया, बड़ा ऊ, तो छोटा के बाद चाहे छोटा हुआ चाहे बड़ा हुआ ओ ही बनता है। तो यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया द्रो में सुर ओ मिला था, तो समुद्र प्लस उर्मी बनेगा समुद्रोर्मी, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। यथा संभव में कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है। तो यथा संभव आ जाए, यथा शक्ति आ जाए, यथा सामर्थ्य आ जाए, ये यथा शब्द ही ध्यान रखना। प्रश्न आता है यथा शक्ति का अर्थ होगा शक्ति के अनुसार, ठीक है, यथा संभव। तो यथा शब्द का प्रयोग अव्ययीभाव समास में किया जाता है। कोई उपसर्ग आ जाए, उर्दू फारसी का शब्द आ जाए, उसका भी प्रयोग अव्ययीभाव समास में किया जाता है। इसके अलावा अगर आपको शब्दों की पुनरावृत्ति मिल जाए तो इसका भी प्रयोग अव्ययीभाव समास में किया जाता है, ठीक है। समझ गए सभी लोग, कौन कौन से शब्द बताए, एक यथा की मैंने बात की, यथा शब्द का प्रयोग अव्ययीभाव में होता है। उर्दू फारसी के शब्द आ जाए, उर्दू फारसी के शब्द आ जाए, और शब्दों की पुनरावृत्ति, शब्दों की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति हो जाए,
तो यहाँ पे ये जो तीन शब्द दिए गए हैं ये अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं, अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं। शब्दों की पुनरावृत्ति कैसे होती है? जैसे रातों रात, एक रात आया फिर से रात आ गई, रात ही रात में, बातों बात, बात ही बात में, इस तरीके से। ठीक है, तो यथासंभव में अव्ययीभाव समास है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अर्ध तत्सम शब्द कौन सा है? अर्ध तत्सम शब्द वो होता है जो थोड़ा सा मान लो बिगड़ा हुआ शब्द हो, ठीक है, कहने में अशुद्ध लगता हो, वो देशज शब्द की तरह होता है। ठीक है, तो देखा जाए आग, आग तो तद्भव है, अग्नि तत्सम है, अगिन, अगिन सही हो जाएगा तीसरा वाला, और कोई नहीं, ये आपका गलत उत्तर है। तो अर्ध तत्सम शब्द जो है अगिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीमती का बहुवचन पूछा गया है। श्रीमती, एक नियम है, अगर किसी शब्द के अंत में स्वर बड़ी ई है तो उसका परिवर्तन छोटी में करते हैं, अगर छोटी है तो वो छोटी ही रहेगा, और बहुवचन बनाने पर या का प्रयोग करके उसे बनाते हैं बहुवचन। तो हम देखेंगे हमारा जो प्रश्न लिखा है श्रीमती, क्या लिखा है? श्रीमती। अब श्रीमती जी में आप देखिए ती में स्वर क्या मिला? ती में स्वर क्या है? बड़ी ई। ये देखिए यहाँ पे बड़ी दिया गया है, बड़ी का परिवर्तन किस में करेंगे? छोटी में। चलिए करते हैं परिवर्तन, श्रीमती कर लिया परिवर्तन। बनाना क्या है? बहुवचन, क्या जोड़ेंगे? या। अब ता में देखेंगे आप, छोटी कर लिया मैंने, पहले ता में बड़ी था, बनाना है बहुवचन, या जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? या। तो क्या बना? श्रीमतियां। क्या बना? श्रीमतियां। देखा जाए ऑप्शन कौन सा सही है? श्रीमतियां का बहुवचन, श्रीमती का बहुवचन है श्रीमतियां। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो आंसर सही होगा इसमें चौथा ऑप्शन, 4 नंबर पे बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, श्रीमतियां। चलिए आगे बढ़ते हैं। वचन का सही अर्थ क्या है? प्रतिज्ञा है, बोली है, भाषा है, संख्या है। वचन का अभिप्राय किससे होता है? संख्या से होता है। वचन का अभिप्राय किससे होता है? संख्या से होता है। तो प्रतिज्ञा, बोली, भाषा और संख्या, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो वचन का जो अभिप्राय है वो किससे हो रहा है? संख्या से हो रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन है चौथा सही हो जाएगा। ठीक है भैया। और हिंदी में अगर पूछा जाए वचन के भेद कितने होते हैं, वचन के भेद कितने होते हैं, तो उत्तर क्या होगा? 2 भेद होते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। एक होता है एक वचन। कौन सा? एक वचन होता है। और दूसरा है बहुवचन। कौन सा? बहुवचन होता है। एक वचन और बहुवचन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कामारि में संधि कौन सी है? कामारि में, का मारी में संधि पूछ रहा है कौन सी है, और इसका संधि विच्छेद क्या होगा, प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है। तो इसमें हम एक काम करते हैं, अगर किसी भी संधि में आपको 3 स्वर मिल जाएं, जैसे बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा आ है और बड़ी ई है और बड़ा ऊ है, ये 3 स्वर अगर मिलते हैं तो वहां पे इन तीनों स्वरों का प्रयोग जो है दीर्घ संधि में होता है। किसमें होता है? दीर्घ संधि में होता है। ठीक है, दीर्घ संधि में होता है। तो देखा जाए कौन सा स्वर मिल रहा है। कामारि में हम माँ पे जाएंगे, इस माँ में स्वर देखो क्या मिला? बड़ा माँ। केवल माँ पढ़ा जाए स्वर क्या मिला? बड़ा आ मिला। तो अब देखिएगा बड़ा आ 2 वर्णों से बनता है, छोटा और छोटा से। ठीक है, अब छोटा छोटा से क्या बनेगा? बड़ा। भाई 1 रुपया और 1 रुपया कितना बनेगा? 2 रुपया बनेगा ना। 2 रुपये से 1 रुपया निकाला गया, कितना बचा? 1 रुपया बचा। तो उसी तरीके से अगर बड़ा आ से हम छोटा को निकालने तो छोटा बचेगा। तो माँ में देखिएगा स्वर क्या है? बड़ा। माँ में क्या है? बड़ा। तो इससे छोटा हमने निकाला तो शब्द बना काम। क्या बना? काम। माँ में स्वर क्या आया? छोटा आ गया। माँ में स्वर क्या आया? छोटा आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब छोटा जब निकाल लिया तो छोटा ही तो बचा, जो बचा उसे आगे लिख दिया। इधर क्या बचा? री, री बचा, उसे जोड़ दिया। तो काम प्लस अरी क्या बना? कामारी। तो यहाँ पे छोटा के बाद देखिएगा फिर छोटा आ गया, तो छोटा छोटा आने से बड़ा बना, तो कामारी जो है यह दीर्घ संधि का उदाहरण होगा। ठीक है, प्रश्न क्या दिया गया है?
कामार में संधि है स्वर व्यंजन विसर्ग। हाँ, तो दीर्घ संधि सही है। और ये दीर्घ संधि अगर ऑप्शन नहीं दिए हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, तो जो स्वर संधि होती है, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि में कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। और यही जो 5 भेद हैं, जैसे आपका एक दीर्घ है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, और यड़ संधि है, और अयादि संधि है। अयादि संधि है। तो दीर्घ संधि का उदाहरण है तो स्वर संधि के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन पहला जो है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए सभी लोग? पहला ऑप्शन स्वर संधि में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए कौन सा दिया गया है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? व्यवहारिक, व्यावहारिक, व्यावहारिक और व्यवहारिक। वर्तनी से प्रश्न है, व्यावहारिक होता है, व्यावहारिक। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, व्यावहारिक, दूसरा ऑप्शन एकदम सही है। और भी मैंने वर्तनी से 2-4 प्रश्न बताए यूपी पुलिस के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे एक प्रश्न है श्रृंगार, एक प्रश्न है आशीर्वाद, एक प्रश्न है कवित्री, एक प्रश्न है उज्जवल, एक प्रश्न है पूजनीय, एक प्रश्न है हिरण्यकश्यप। हिरण्यकशिप होता है, हिरण्यकशिप। और एक ध्यान रखिएगा, अहल्या। बस ये 4-5 प्रश्न जो दिए गए हैं यहाँ पे मैंने बताए हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है वर्तनी से संबंधित, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसमें आशीर्वाद, कवित्री, उज्जवल, श्रृंगार, ये 4 में से कोई ना कोई एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देश रक्षा में कौन सा समास है? देश रक्षा में समास पूछा गया तो पहले हम इसका विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे। कैसे समास विग्रह होगा? क्योंकि तत्पुरुष समास जो है, तत्पुरुष समास कारक विभक्तियों के आधार पर देश की रक्षा, कारक विभक्तियों के आधार पर 6 भागों में बांटा गया है। कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, ठीक है, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, 6 भागों में बांटा गया है। तो जो ये कारक हैं, इनके जो चिन्ह होते हैं, इनका प्रयोग विग्रह करते समय जोड़ा जाता है। जैसे आप प्रश्न आ गए यश प्राप्त में कौन सा समास है, तो हम लोग विग्रह करेंगे यश को प्राप्त। तो जो को आया है, ये किसका चिन्ह होता है, कि कौन सा प्रसर्ग होता है? कर्म का होता है। कर्ता ने कर्म को, तो जैसे ही कर्म का चिन्ह को मिला तो हम कर्म तत्पुरुष कहेंगे। अगर कर्म तत्पुरुष ऑप्शन नहीं है, करण तत्पुरुष नहीं है, संप्रदान तत्पुरुष ऑप्शन नहीं है, तो हम केवल तत्पुरुष के साथ जाएंगे, क्योंकि वो तत्पुरुष के ही भेद माने जाते हैं। जैसे इसके पहले अभी मैंने एक प्रश्न बताया होगा संधि से संबंधित, तो संधि में हमने बताया था दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़ और अयादि, ये 5 संधियां हैं। अगर ऑप्शन दीर्घ, वृद्धि, गुण, यड़, अयादि संधि ऑप्शन नहीं दिया है तो स्वर संधि उत्तर सही माना जाएगा। तो हम ऊपर देखें, स्वर संधि वाला उत्तर सही माने हैं। तो उसी प्रकार से ये भी प्रश्न दिया गया है। जो प्रश्न आपका है, तत्पुरुष समास केवल नाम दिया गया है और इसके 6 भेद होते हैं। तो देश की रक्षा, अब जो की आया है, इसका प्रयोग होता है संबंध कारक में। संबंध कारक के कुल 9 चिन्ह होते हैं, जिसमें अधिकांशतः का, की, के का ही प्रयोग किया जाता है। तो की, का, की, के संबंध कारक में आता है, संबंध कारक में प्रयोग किया जाता है। का, की, के, ये भैया 3 प्रसर्ग हैं, 3 चिन्ह हैं, ध्यान रखिएगा। तो की देखिए आप यहाँ पे जुड़ा हुआ प्रश्न है की, तो इसलिए जो हमारा उत्तर होगा तत्पुरुष समास के साथ में जाएगा। समझ गए सभी लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी कर्मधारय नहीं है, द्वंद्व नहीं है, बहुब्री नहीं, सभी गलत है। आगे बढ़ते हैं। चरवण का तद्भव रूप क्या है? चरवण, चरवण चना को कहते हैं, चोंच को कहते हैं, चबाना है, चबाना, चबाना। इसमें ऑप्शन 2 आ गए, एक ऑप्शन यहाँ पे एक जैसा मिसप्रिंट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम सही कर देते हैं, चबाना ही उत्तर सही होगा। इसलिए इसके स्थान पे मान लो आपका दूसरा प्रश्न यहाँ पे कोई ऑप्शन बना दिया जाए, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो जो चरवण लिखा हुआ है, चरवण, उसका तद्भव रूप होता है चबाना।
क्या होता है, चबाना। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, वो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया लिखने में, इसलिए कोई बात नहीं। तो चरवण का तद्भव रूप क्या होगा, चबाना होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। और चना नहीं होगा, चोंच भी नहीं होगा, चंचू होता है, चोंच, इसलिए वो गलत उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखा जाए क्या दिया गया है। लौकिक के लिए सही वाक्य है, लौकिक के लिए सही वाक्य है, पकड़ लिया गया। लौकिक ये तो गलत उत्तर है। एक समान दिखने वाला, ये भी गलत उत्तर है। लौकी से बड़ा, ये भी गलत उत्तर है। जो बात, जो इस लोक की बात हो, ये सही है। जो इस लोक की बात होती है उसे लौकिक कहा जाता है। या फिर ऐसे लिखा हो, जो बात इस लोक की हो वो भी लौकिक होता है, जो इस लोक की बात हो वो भी लौकिक होता है। तो इसलिए जो हमारा उत्तर है चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भैया। कौन सा वर्ण महाप्राण वर्ण है। आपके 5 वर्ग होते हैं, कौन कौन से, 5। देखिए 5 वर्ग कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 और 5। 5 वर्गों में इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए पूरा, ताकि प्रश्न समझ में आ जाए। एक, 2 3 4, एक और कॉलम बना लेते हैं, 5। ये 5 कॉलम बन गए आपके। ठीक है, अब जैसे इसमें व्यंजन वर्ण आएंगे, जैसे का, खा, ठीक है, गा, घा और अंगा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 हो गए थे, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, ये जो 5 वर्ग हैं, इसी में आपके होते हैं अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष, ये इसी में प्रयोग किए जाते हैं। तो अल्प प्राण महाप्राण को जानने के लिए हम दोनों में लिखेंगे, एक में अल्प प्राण, सॉरी, एक में लिखेंगे अल्प प्राण और एक बार लिखेंगे महाप्राण, महाप्राण। तो पहले तो ये देखेंगे कि शुरुआत, ये वर्ग है, ऊपर वाली वर्ग है, 1 2 3 4 5। कितने वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग हैं, 5 वर्ग आपके होते हैं। इन्हीं 5 वर्गों में अल्पप्राण महाप्राण का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कौन पहले आएगा, कौन दूसरा होगा वर्ग में, कौन तीसरा वर्ग में होगा, इसे जानने के लिए अल्प प्राण का पहला वर्ण आ है और महाप्राण का पहला वर्ण मा है। अल्प प्राण का पहला वर्ण क्या है, आ, महाप्राण का मा। आ और मा को मिलाएंगे कि पहले कौन सा वर्ण आता है, जो पहले आएगा वही हमारा उत्तर सही हो जाएगा। तो देखते हैं पहले आएगा या मा आएगा। तो देखिए पहले प्रयोग किया जाएगा आ और बाद में आता है मा, क्यों, बाद में क्या आता है, मा। पहले क्या आएगा, आ। तो जो पहले आएगा उसी से शुरुआत करेंगे। तो पहले आ रहा है, तो यहां हमने लिखा अल्प प्राण, अल्प प्राण पहले नंबर पे लिख लिया। अब देखिए अल्प प्राण महाप्राण के बारे में कहा जाता है कि ये एक दूसरे के बाद आते जाते रहते हैं, अल्टरनेट चलेंगे, एक दूसरे के बाद आते जाते रहेंगे। तो शुरुआत किससे करनी थी, अल्प प्राण से, शुरुआत तो हमने कर लिया। अब दूसरा कौन आएगा, जब एक दूसरे के बाद आएंगे तो दूसरा आएगा महाप्राण, तीसरा अल्प प्राण, चौथा महाप्राण, पांचवा अल्प प्राण, अल्प प्राण। तो यहां पे हम देखेंगे हमारा जो अल्प महाप्राण वाला प्रश्न पूछा गया ना, तो महाप्राण देखिए दूसरा वर्ग बन गया और चौथा बन गया। कौन सा, दूसरा और चौथा बन गया। इसी तरह से नीचे आएंगे, से चा छा जा झा या टा ठा डा ढा अड़ा, ये पंचमाक्षर तक कैसे चलेगा, यारा लावा पे नहीं आना, ये भी ध्यान रखना। यारा लावा को अलग कहेंगे, उनके नाम अलग होते हैं। पंचमाक्षर मतलब का से लगा के माँ तक यही क्रम चलेगा, का से लगा के माँ तक, पंचमाक्षर तक यही क्रम चलेगा पूरा। ठीक है, तो का देखते हैं, दूसरा चौथा अगर ऑप्शन आएगा, जैसे का पहला नंबर होता है, जा चा छा जा तीसरा होता है, पा फा बा बा चौथा होता है, चा का पहला होता है। तो 2 और 4 ही महाप्राण होते हैं, 2 और 4 होते हैं। तो 2 4 में कौन सा ऑप्शन मिला, भा मिला। तो इसलिए ऑप्शन जो है हमारा
तीसरा सही हो जाएगा। समझ गए सभी लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। खिचड़ी किस भाषा का शब्द है? जैसे देशज शब्द की परिभाषा होती है कि वे शब्द अपने यहाँ, जैसे अपने क्षेत्रों में जो शब्द प्रचित होने लगे उन्हें देशज शब्द कहा जाने लगा। जैसे खिचड़ी है, खिड़की है, लोटा है, पगड़ी है, ठीक है, कटोरा है, डोंगा है, ये सब देशज शब्द है। तो खिचड़ी किस भाषा का शब्द है? देशज तद्भव विदेशज फ्रांसीसी देशज शब्द है। पहला ऑप्शन सही है। चावल में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न आप ध्यान रखेंगे। व्युत्पत्ति के आधार पर, पहले मैं संज्ञा बता दूं, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा पूछा जाए तो उत्तर 3 देना है, और अर्थ के आधार पर पूछा जाए तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। ये 2 प्रश्न ध्यान रखिएगा। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। और अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की? 5 प्रकार की होती हैं। तो जिसमें जब हम लोग 5 प्रकार की जब संज्ञा पढ़ते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, तो जब द्रव्यवाचक संज्ञा पढ़ेंगे तो उसमें चावल का प्रयोग किया जाता है, द्रव पदार्थ होता है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरा ऑप्शन सही। आगे बढ़ते हैं। वाक्य के कितने घटक होते हैं? देखिए, वाक्य के अंग या घटक, सही उत्तर होगा 2। क्या उत्तर होगा? 2। कौन कौन से 2 होते हैं? एक आपका होता है उद्देश्य, और दूसरा होता है विधेय। क्या होता है? विधेय। अब ये उद्देश्य क्या है? उद्देश्य उसे कहते हैं जिसके विषय में कहा जाए, या कर्ता के विषय में, यहां कह सकते हो कर्ता के विषय में अगर कुछ कहा जाए। एक पहले मैं प्रश्न आपको दे रहा हूं, उस प्रश्न के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे प्रश्न आया, राम दौड़ता है, राम दौड़ता है, इसमें पूछा जाएगा उद्देश्य क्या है, किसके विषय में कहा गया? राम के विषय में। तो जिसके विषय में कुछ कहा जाए, या कर्ता जो होगा वही उद्देश्य होता है। जिसके विषय में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ बताया जाए, उसे उद्देश्य कहते हैं। और उसी उद्देश्य के विषय में आगे जो कुछ कहा गया सब विधेय होता है। तो राम दौड़ता है, किसके विषय में कहा गया, किसके बारे में बताया गया? राम के बारे में बताया गया, राम के विषय में बताया गया। तो राम कौन है? उद्देश्य है। और दौड़ता है क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। क्या है? विधेय हो जाएगा। प्रश्न आया है वाक्य के कितने घटक होते हैं? वाक्य के कितने घटक होते हैं? तो उत्तर क्या होगा? 2 घटक होते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन जो है 2 वाला सही हो जाएगा। कौन सा है? 1 2 3 4, 2 दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, वाक्य के कितने घटक होते हैं? 2 उत्तर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सात्विक भाव की संख्या कितनी होती है? सात्विक भाव क्या होता है? हम लोग पढ़ते हैं रस के अवयव, रस के अंग, रस के तत्व, रस के आधार, रस के साधन 4 होते हैं। एक विभाव होता है, एक अनुभाव होता है, एक संचारी भाव होता है जिसे व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, और एक स्थायी भाव होता है। जब हम लोग अनुभाव को पढ़ते हैं तो इसके 4 प्रकार होते हैं। वाचिक अनुभाव, कायिक अनुभाव, सात्विक अनुभाव, आहार्य अनुभाव। इसमें जो काय सात्विक अनुभाव आया है, आचार्य भरत मुनि ने इसकी संख्या 8 मानी है। कितनी मानी है? 8। तो जो 8 संख्या मानी है, तो 1 4 6 8, तो 8 उत्तर इसका सही हो जाएगा। चौथा उत्तर सही है। सात्विक भाव ये किसका भाव है अगर पूछा जाए तो यह भाव जो है अनुभाव का एक भेद है। अनुभाव के अगर प्रकार पूछा जाए तो 4 होंगे: कायिक अनुभाव, सात्विक अनुभाव, वाचिक अनुभाव, आहार्य अनुभाव। तो जो सात्विक अनुभाव मैंने दूसरा भेद पढ़ा है उसके 8 भेद होते हैं, और अनुभाव के 4 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ये 2-3 प्रश्न आते हैं, मैं सभी प्रश्न लिख देता हूं यहां से। देखिए, भाषा की बड़ी इकाई एक प्रश्न आता है, बड़ी इकाई एक प्रश्न आता है। भाषा की
सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई। एक प्रश्न आता है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। एक प्रश्न आता है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। एक प्रश्न आता है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। लिखित इकाई। जितने भी प्रश्न बन रहे थे भाषा से संबंधित छोटी इकाई से, हमने सभी लिख दिए। देख लीजिए आप लोग, यहां से एक प्रश्न मिल जाएगा आपको, ठीक है। भाषा की बड़ी इकाई पूछा जाए तो उत्तर वाक्य देना है। क्या उत्तर दोगे? वाक्य। सबसे छोटी इकाई वर्ण। क्या उत्तर होगा? वर्ण। भाषा सार्थक इकाई पूछा जाए उत्तर होगा शब्द। क्या होगा? शब्द। और मौखिक इकाई पूछा जाए तो उत्तर देना है ध्वनि। क्या उत्तर होगा? ध्वनि। और लिखित इकाई पूछा जाए तो उत्तर क्या दोगे? वर्ण। ठीक है। प्रश्न क्या पूछा गया? भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछ रहा है। सबसे छोटी इकाई। अब छोटी इकाई क्या है? छोटी इकाई पूछ रहा है तो उत्तर क्या है? वर्ण। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भैया, सभी लोग समझ गए होंगे कि भाषा की बड़ी इकाई तो वाक्य है, सबसे छोटी इकाई वर्ण है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है, और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है। समझ गए होंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ा जाए, देखा जाए कौन सा प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न है, किसमें तालव्य ध्वनि का प्रयोग हुआ है? तालव्य ध्वनि कौन सी होती है? तालव्य। च, छ, ज, झ, या। इसके अलावा शा, या, छोटी, बड़ी। ठीक है, ये तालव्य में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें चाचा में चा आ गया तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए सभी लोग। देख लीजिए अच्छी तरह से, इसमें चा, छ, ज, झ, या और शा, या, छोटी और बड़ी, इन सब का प्रयोग किसमें होता है? आपका तालव्य में होता है। आगे बढ़ते हैं। देवनागरी लिपि का लेखन कार्य किस ओर से किया जाता है? मध्य की ओर से, ऊपर की ओर से, बाईं से, दाईं से? जैसे हमें कुछ लिखना है, जैसे मैं लिख रहा हूं, राम घर जाता है, देवनागरी लिपि में मैं लिख रहा हूं। तो देखिए आप, मैं इधर से लिख रहा हूं, बाएं से, अपने बाएं से लिखा। कहां से लिखा? बाएं से। तो जब बाएं से लिखा है, अगर हम ऐसे खड़े हैं, इस तरीके से हम कुछ लिखना प्रारंभ कर रहे हैं, राम घर जाता है, तो अपने बाएं से लिख रहे हैं, बाएं से। तो उत्तर क्या होगा? बाईं ओर से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए कौन सा दिया गया है। अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है? संधि है, प्रसर्ग है, अन्वय है, अव्यय है? अव्यय है अथवा, क्योंकि अव्यय अविकारी एक ही बात होती है। इसके चार भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, मैंने बताया था अभी शुरुआत में, क्रिया विशेषण होता है, संबंध बोधक होता है, संबंध बोधक होता है, और समुच्चय बोधक होता है, समुच्चय बोधक अव्यय होता है, और विस्मयादि बोधक होता है, विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। जब हम लोग समुच्चय बोधक को पढ़ते हैं तो इस समुच्चय बोधक की पहचान होती है और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे अथवा पूछा गया है तो समुच्चय बोधक अव्यय में आएगा, इसलिए अव्यय उत्तर सही है। आगे बढ़ते हैं, देखा जाए हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, प्रत्यय। प्रत्यय तो वो होते हैं जो बाद में जोड़े जाते हैं, अंत में जोड़े जाते हैं, ये गलत उत्तर है। क्रिया, जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं, ये भी गलत उत्तर है।
सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये भी गलत उत्तर है। तो पहला उत्तर सही है संज्ञा। कैसे? जैसे मैंने एक शब्द दिया लड़का, यह आपका संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा है और पुल्लिंग है। ठीक है, और पुल्लिंग से जब स्त्रीलिंग का निर्माण करेंगे तो हम लड़का से लड़की कर सकते हैं, लड़का से लड़की। ठीक है, तो ये देखिए पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना दिया। समझ में बात आ गई? तो संज्ञा से लिंग का परिवर्तन हो सकता है, संज्ञा से लिंग का परिवर्तन हो सकता है। यहाँ पे देखेंगे लड़का संज्ञा था, पुल्लिंग है और लिंग परिवर्तित कह रहा है। लिंग निर्धारण किससे होगा? तो संज्ञा से होगा। संज्ञा लड़का था, हमने लड़की कर दिया यहाँ पे, तो देखो स्त्रीलिंग में आ गया लड़की। ठीक है, तो संज्ञा के आधार पर शब्दों का लिंग निर्धारण संज्ञा से होता है। तो पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। देखा गया माँ बच्चे को सुला रही, इस वाक्य में कारक है माँ बच्चे को सुला रही। यहाँ पे देखिए एक चिन्ह मिल गया को चिन्ह किसका होता है? कर्म कारक का होता है। कर्म का चिन्ह क्या होता है? को होता है। करण का से के द्वारा होता है, संप्रदान के लिए होता है, अपादान से अलगाव की स्थिति होती है। तो बच्चे को सुला रही है कर्म कारक, उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुलाब खिलकर बोला मैं आग का गोला नहीं, प्रीत की कविता हूं। पूर्वोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक है, श्लेष है, अन्योक्ति है, मानवीकरण है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम देखेंगे इसमें जो कहा गया है गुलाब खिलकर बोला, जब प्रकृति के द्वारा कोई ऐसी चीज बनाई गई हो जिसमें जो मानव का कार्य हो वो कोई दूसरा कर रहा हो, जैसे कोई वस्तु से तुलना की जाए या मानवीय चेष्टा का आरोप लगा करके वो बात की जाए, तो वह मानवीकरण अलंकार होता है। जिसे प्रश्न आ जाए फूल हंसे कलियां मुस्कुराएं, क्या फूल हंस सकते हैं? कलियां मुस्कुरा सकती हैं? नहीं। ये हंसने का कार्य किसका है? मानव का है। मुस्कुराने का कार्य किसका है? मानव का है। तो आरोप लगाया गया फूलों पर, तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार होगा। बादल, जिसे कहा जाए कि बादल आए बड़े बन ठन के संवर के, मतलब बादल बहुत सज धज करके आए हुए हैं, ऐसा नहीं, ये कार्य मानव का है। तो वहीं बात कही गई कि गुलाब खिल कर बोला, गुलाब खिल कर बोला, हंस कर बोला, तो ये तो मानव का कार्य है, हंस कर बोलना। तो यहाँ मानवीकरण आरोप लगाया गया, चेष्टा का आरोप किया गया, मानव के जो कार्य है वो गुलाब से यहाँ तुलना की गई है, इसलिए मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से अधिकरण बोधक चिन्ह कौन सा दिया गया है? से, में, गो, ने। अधिकरण कारक के चिन्ह होते हैं में और पर, ऊपर भी होता है में और पर, तो यहां में मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। सकर्मक क्रिया से इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? सकर्मक क्रिया से प्रभाव पड़ता है कर्म पर। किस पर पड़ता है? कर्म पर। क्रिया पर गलत उत्तर है, कर्ता पर गलत है, किसी पर भी नहीं, ये भी उत्तर गलत है। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया में कर्म का प्रभाव कैसे पड़ता है? एक मैं उदाहरण आपको बता रहा हूं। जैसे कहा गया राम फल खाता है, क्रिया क्या है? इस वाक्य में क्रिया क्या है? खाना। अब क्या खाता है? यहां से प्रश्न क्या खाता है? फल। अब क्रिया का प्रभाव देखो किस पे पड़ रहा है? फल पे पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या होगा? ये सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। और यहीं पे अगर प्रश्न इस तरीके से दिया हुआ है, जैसे कहा गया सीता हंसती है, सीता हंसती है, तो इसमें देखेंगे जो सीता हंसती है दिया गया, इसमें क्रिया क्या है? हंसना क्रिया है। क्या हंसती है? प्रश्न क्या हंसती? नहीं, उत्तर मिला कौन हंसती है? सीता। तो यहाँ हंसना क्रिया किससे संबंधित है? सीता से। सीता कौन है? कर्ता। तो यहाँ क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ा? कर्ता पे पड़ा। और यहां देखेंगे क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ा? कर्म पे पड़ा। तो क्रिया का प्रभाव अगर कर्ता पे पड़ता है तो वहां अकर्मक क्रिया होती है। क्या होती है? अकर्मक क्रिया होती है। और जब क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़े तब सकर्मक क्रिया होती है। समझ गए सभी लोग? तो ठीक है, आज हम आप लोगों के लिए ये 37 क्वेश्चन लेकर के आए थे, जो आज मैंने सॉल्व करा दिया। और अभी और भी जल्दी जितना हो सकेगा आप लोगों को और भी प्रैक्टिस लेकर के बहुत जल्दी आ रहे हैं सामान्य हिंदी के 37 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। ठीक है।
थैंक यू क्लास।